नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। विवाह, शादी कैसा हो, यानी लोगों की जो राशि होती है, यानी कि जो व्यक्ति शादी करना चाहता है या चाहती है, तो उसके लिए उपयुक्त राशि क्या होगी। तो यहाँ पर इस विषय को लेकर के यहाँ पर मैं थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगी कि विवाह में जैसे लोग कहते हैं कि मेरे पास एक प्रश्न आया था कि मैं मीन राशि का जातक हूँ और मेरा जो विवाह है वह सिंह राशि के जातक से हो चुका है, तो हमारे बीच में झगड़े बहुत होते हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इस विषय में बताएं और साथ ही साथ यह भी बताएं कि किस राशि वाले जातक के लिए कौन सी राशि उपयुक्त रहती है विवाह करने के लिए। तो देखिए, आपने 6, 8, 12 तो भाव सुने ही होंगे कि 6, 8, 12 अपने अपने तरीके से अपना प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विवाह के लिए अगर देखा जाए तो आपकी राशि से छठी राशि नहीं होनी चाहिए, आपकी राशि से अष्टम राशि नहीं होनी चाहिए, आपकी राशि से द्वादश राशि नहीं होनी चाहिए और आपकी राशि से द्वितीय यानी कि दूसरी राशि नहीं होनी चाहिए। यह जो राशियां हैं यह उपयुक्त नहीं होती हैं विवाह के लिए। तो यह बहुत समझने की बात है कि यह क्या है कि आपको शादी में बहुत सारी रुकावटें दे सकती है या आपका विवाह सही ढंग से ना भी चले, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे झगड़े फेस करने को मिले, तलाक तक हो जाए या प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए जिसके कारण आपका जो विवाह संबंध है वह टूट जाए, यानी कि जीवन साथी की अगर यदि मृत्यु हो जाती है तो ये प्राकृतिक कारण है जिसके कारण जो है इस तरीके की बात हो जाती है। यानी कि आपकी राशि से जब अष्टम की राशि होती है तो यह समझना। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर द्वितीय और द्वादश भाव की भी जो राशि होती है वह व्यय भी बहुत कराती है और वाद विवाद उत्पन्न करती है। तो समझना, देखिए यहाँ पर कितनी बारीकी से राशियों के बारे में बताया, यानी कि आपकी राशि से द्वितीय राशि और द्वादश राशि यानी कि आपकी लगन जहां पर स्थित है उस लगन से द्वितीय भाव से संबंध रखने वाली राशि और द्वादश भाव से संबंध रखने वाली जो राशि है वह व्यय भी कराएगी और वाद विवाद बहुत ज्यादा करेगी, यानी कि खर्चे बहुत अधिक बढ़ा देगी और वाद विवाद है और साथ में यह मारक भी होती है, तो इसका भी प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। अब जो तीसरा और एकादश का जो संबंध होता है, यहाँ पर तीसरी यानी कि तीसरे भाव की जो राशि है और एकादश भाव की जो राशि है, यानी कि अगर आपकी मेष लगन हो तो कुंभ लगन को समझना कि आपको यह लाभ देने वाली राशि बनेगी और जो तीसरी राशि होगी उसमें आपको कम्युनिकेशन एफर्ट्स बहुत मेहनत यहाँ पर करनी होगी। एक और जो राशि का युग आता है वह है चौथी और दशम राशि, यानी कि सुख देने वाली और प्रतिष्ठा को देने वाली। तो अगर आपकी राशि से चौथी राशि अगर कोई है तो वह आपको विवाह का सुख देगी और साथ में आपकी अगर दशम राशि बनती है तो यह प्रतिष्ठा मान को बढ़ाएगी। अब यहाँ पर एक पंचम और नवम वाली स्थिति भी आती है जहां पर आप स्नेह युक्त होकर के यानी कि लव अफेक्शन अफेयर को दे करके आप विवाह करते हैं जब आपकी पंचम राशि होती है और नवम राशि भाग्य बल को बढ़ाती है, पिता का यहाँ पर बहुत ही पूर्ण सहयोग मिलता है। तो षष्ठ और अष्टम जो राशि आती है यहाँ पर यही चीज समझना कि षष्ठ जो राशि होती है वह आपको वाद विवाद के साथ साथ लड़ाई झगड़े यहाँ तक कि तलाक तक दे सकती है, जिसमें आपको कानूनी रूप से उसमें आपको कानून का हस्तक्षेप हो और स्थिति यहाँ तक की हो कि तलाक तक नौबत आ जाए। जो अष्टम राशि होती है वह नैसर्गिक रूप से या प्राकृतिक रूप से संबंध का विच्छेद करा देती है। अब जो संबंध आता है वह प्रथम और सप्तम राशि का आता है। तो यह जो इसमें दो चीज का विरोध है।
अगर आपकी सिंह राशि है तो सप्तम में आपकी बनेगी कुंभ राशि। तो यहाँ पर सूर्य और शनि का यहाँ पर मतभेद है, क्योंकि यह जो पिता पुत्र के रूप में है, यानी कि सूर्य पिता है और शनि जो है वह पुत्र के समान है। दोनों अपने अपने एटीट्यूड से काम करने वाले होते हैं। जहां जो शनि होते हैं वह मुंह बंद करके काम करने वाले होते हैं और अपना विरोध दर्ज कराते हैं। वहीं जो सूर्य है वह अपने ऑर्डर यानी कि अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व, अपनी चीजों को अपने ढंग से करने के लिए यहाँ पर अपनी स्थिति को देते हैं। तो इससे भी वाद विवाद होता है और इसमें संबंध अलग नहीं होता, लेकिन वाद विवाद चलता रहता है। दूसरी एक राशि आती है कर्क राशि और मकर राशि। तो जो कर्क राशि वाले जो जातक हैं, तो जो ये प्रथम और सप्तम राशि की बातचीत है। तो यहाँ पर कर्क राशि के जो स्वामित्व है वह चंद्रदेव के पास है और मकर राशि का जो स्वभाव है वह शनि देव के पास है। तो चंद्र और शनि का आपस में विरोध होता है। इस कारण से यह प्रथम राशि और सप्तम राशि का यहाँ पर जो शादी है, जो विवाह है, वह उपयुक्त नहीं रहता, क्योंकि चंद्रमा अपनी ही गति से चलेगा, तेजी से चलेगा, शनि जो है वह स्लोली चलेगा। तो इससे वाद विवाद बनेगा और एक विष योग भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो ये जीवन है, यानी कि विवाह का जो संबंध है वह उपयुक्त नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ अड़चने आती रहती हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं। अब यहाँ पर देखना कि मंगल और शुक्र का यहाँ पर बड़ा अच्छा समन्वय होता है। जैसे वृश्चिक राशि और वृषभ राशि को देख लीजिए, मेष राशि और तुला राशि को देख लीजिए। तो यहाँ पर मंगल शुक्र का बहुत ही अच्छा, यानी कि मंगल की कोई भी राशि हो और शुक्र की कोई भी राशि हो तो उनके बीच में जो समन्वय है वह बड़ा ही अच्छा रहता है, यानी कि विवाह जो है वह सफल होता है। उसी प्रकार से बुध और गुरु की जो राशियां हैं, जैसे मिथुन और कन्या, ये बुध की राशियां हैं और गुरु की राशियां हैं धनु और मीन। तो इनके बीच में भी आपस में एक अच्छा समन्वय रहता है, यानी कि मिथुन राशि के लिए धनु राशि बहुत उपयुक्त रहेगी और कन्या राशि के लिए मीन राशि भी उपयुक्त रहेगी। तो यहाँ पर धनु और मीन का जो संबंध है वह मैं आपको आगे और बताती हूँ। तो यहाँ पर देखना है कि आपकी जो लगन है या आपकी जो चंद्र राशि है, क्योंकि मन कुंठा या कोई भी हंसी या खुशी या कुंठा जो भी है वह मन में होती है, तो इसलिए चंद्र राशि का यहाँ पर अधिक महत्व है। लेकिन लग्न राशि का भी अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि जो फिजिकल प्रेजेंटेशन है वह आपको लगन से ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखना कि किस राशि के साथ षष्ठ राशि कौन सी होती है, अष्टम राशि कौन सी होती है, द्वादश कौन सी होती है और इनके किस तरीके के प्रभाव रहते हैं, इस चीज को यहाँ पर निश्चित तौर से समझना चाहिए। अब जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि वालों के लिए जो कन्या राशि होती है वह शत्रुता देती है, ऋण देती है, रोग उत्पन्न करती है। वहीं जो अष्टम राशि होती है वहां पर छिपाव होता है, गुप्त साधन यहाँ पर करते हैं। तो ये अष्टम हो जाते थे, ट्रांसफॉर्मेशन देने की यहाँ पर क्वालिटी बन जाती है। और यहाँ पर जो व्यय कराने वाली राशि है, यानी कि मेष राशि से द्वादश है वह मीन बन जाती है, यानी कि मेष राशि वालों के लिए जो मीन राशि होती है वह अत्यधिक खर्च कराती है। और जो सप्तम राशि है वह तुला बनती। तो यहाँ देखिए मंगल और शुक्र का यहाँ पर संबंध आ जाता है। इसी तरीके से तुला राशि हो और मेष राशि हो तो यह संबंध उपयुक्त होता है। वृषभ राशि को अगर देखें तो यहाँ पर छठे भाव में तुला राशि आती है, लेकिन इन दोनों का जो स्वामित्व है वह शुक्र देव के पास है। तो यहाँ पर यह दोष नहीं लगता है। तो यानी कि क्या होता है कि खड़बड़ खड़बड़ कुछ भी हो, लेकिन फिर भी गाड़ी जो है वह पटरी पर चलती है। यहाँ पर जो अष्टम राशि बनती है वह धनु बनती है, यानी कि अष्टम राशि में जो वृषभ राशि वाले जो जातक होते हैं वह धनु राशि वाले जातकों से लुकाव छिपाव यहाँ पर करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ वह अपने सारी बातें या ओपनली वह धनु राशि वाले को नहीं बताते। यहाँ पर जो व्यय दोष लगता है, यानी कि द्वादश भाव का जो दोष आता है वह मेष राशि पर आता है, और 7 राशि इसकी वृश्चिक बनती है। तो ये जो संबंध है वह अत्यधिक खर्च कराती है। यहाँ पर जो व्यय दोष लगता है, यानी कि द्वादश भाव का जो दोष आता है वह मेष राशि पर आता है और 7 राशि इसकी वृश्चिक बनती है। तो ये जो संबंध है वह अत्यधिक खर्च कराती है। यहाँ पर जो व्यय दोष लगता है, यानी कि द्वादश भाव का जो दोष आता है वह मेष राशि पर आता है और 7 राशि इसकी वृश्चिक बनती है। तो ये जो संबंध है वह
सही होता है। तो यहाँ समझना, इस चीज को आप समझते जाइए। मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए छठी भाव की जो राशि होती है वह वृश्चिक बनती है। और वृश्चिक यानी कि यहाँ पर जो उनका रोग ऋण शत्रुता है वह वृश्चिक राशि से होगी। और जो लुकाओ छिपाओ यहाँ गुप्त जो साधन करने वाली बात है वह मकर राशि के साथ होगी। और व्यय करने वाली जो राशि यानी कि द्वादश जो राशि है वह वृषभ आ जाती है और सप्तम राशि धनु आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए बुध का और गुरु का जो समन्वय है वह सही चलता है। कर्क राशि की अगर बात की जाए तो उसमें जो रोग ऋण शत्रुता देने की बात है वह धनु राशि यहाँ पर कर देती है। और जो अष्टम राशि है वह कुंभ बनती है। तो कर्क राशि वालों के लिए धनु राशि और कुंभ राशि यहाँ पर उनसे विवाह उपयुक्त नहीं होता। वह मिथुन राशि के साथ यहाँ पर द्वादश संबंध बनता है तो काफी खर्चे बढ़ जाते हैं। और सप्तम राशि चूंकि मकर बनती है तो वह दोष आ जाता है, यानी कि चंद्रमा और शनि का यहाँ पर दोष आ जाता है। सिंह राशि की बात की जाए तो सिंह राशि वाले जो जातक है उनके लिए रोग ऋण शत्रुता देने वाली जो राशि है वह आती है मकर राशि आती है। तो यहाँ पर मकर राशि के संबंध से यहाँ पर बचना चाहिए। इसके साथ साथ जो अष्टम राशि है वह मीन बनती है। तो सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो मीन राशि है वह छिपाव देती है, गुप्त साधन करती है और अचानक से आपको फल देने वाली बनती है। और यहाँ पर प्राकृतिक अलगाव भी होता है, यानी कि नेचुरल डेथ हो जाए या कोई कहीं पर खो जाए अचानक से, और इस तरीके की चीजें, यानी कि वह जो जीवन साथी है वह आपसे यहाँ पर गुप्त रूप से अलग ही हो जाए। यहाँ पर जो व्यय का यानी कि द्वादश भाव से संबंध रखने वाली जो राशि है वह कर्क राशि बनती है और सप्तम राशि कुंभ बनती है। तो यहाँ पर सूर्य और शनि का यहाँ पर दोष लग जाता है। कन्या राशि की अगर बात की जाए तो कुंभ राशि आ जाती है, रोग ऋण शत्रुता यानी कि छठे भाव से संबंध रखने वाली राशि बनती है। लुकाओ छिपाओ और गुप्त साधन करने वाली राशि मेष बनती है। और व्यय के लिए यहाँ पर सिंह राशि बनती है और सप्तम राशि यहाँ पर मीन होती है। तो यानी कि मीन राशि वाले जातकों से जो संबंध है वह अच्छा रहता है। तुला राशि की बात की जाए, तुला राशि वालों के लिए जो षष्ठ राशि है वह मीन होती है, यानी कि रोग ऋण शत्रुता देने वाली जो राशि है वह मीन बनती है। और यहाँ पर जो अष्टम राशि है वह वृषभ रखती है, लेकिन चूंकि तुला का भी स्वामित्व शुक्र के पास है और वृषभ का भी स्वामी शुक्र के पास है, तो यहाँ पर यह अष्टम दोष नहीं लगता है। वे किसी न किसी प्रकार से ये जो शुक्र है यह लाभ देने का काम कर जाते हैं। द्वादश राशि कन्या राशि बनती है और जो सप्तम राशि है वह मेष बनती है, यानी कि शुक्र का और मंगल का समन्वय बनता है। तो यह एक शुभ संकेत होता है या शुभ राशि बन जाती है। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो यहाँ पर जो षष्ठ राशि है वह मेष राशि बनती है और इसमें जो है षष्ठ का दोष नहीं लगता, क्योंकि इसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। यानी कि यहाँ पर ये जो षष्ठ का रोग है, रोग ऋण शत्रुता देने का जो भाव है वह दोष नहीं लगता, क्योंकि इनका जो स्वामित्व है मंगल देव के पास ही है। अष्टम भाव मिथुन राशि से बनता है, यानी कि बुध की राशि होती है। मंगल और बुध की वैसे भी नहीं पड़ती है, तो यानी कि एक भाई है एक बहन है, तो यहाँ पर अष्टम राशि वालों से इनका समन्वय नहीं हो पाता। और द्वादश राशि जो होती है वह तुला बन जाती है, यानी कि व्यय दोष यहाँ पर लग जाता है। और जो सप्तम राशि होती है वह वृषभ होती है, यानी कि आपस में शुक्र और मंगल का बड़ा ही अच्छा समन्वय होता है। धनु राशि की बात की जाए तो उसके लिए जो षष्ठ राशि है वह वृषभ राशि बनती है, यानी कि वृषभ राशि वाला जो जातक है वह रोग भी दे सकता है, ऋण भी दे सकता है, शत्रुता भी दे सकता है, कोर्ट केसेस दे सकता है, यानी कि षष्ठ भाव कोर्ट केसेस से भी संबंध रखता है।
यहाँ पर अगर अष्टम की बात की जाए तो यह कर्क राशि बनती है। यानी कि यहाँ पर यह देखना होगा कि जो कर्क राशि है वह उनकी अष्टम बनती है, यानी कि नैसर्गिक अलगाव यहाँ पर दिखाई देता है। तो धनु राशि वाले जातकों को कर्क राशि वालों से बचना चाहिए विवाह करने के लिए। और व्यय की जो राशि बनती है वह वृश्चिक, यानी कि वृश्चिक राशि का अगर जातक या जातिका है तो धनु लगन या धनु राशि वालों को बहुत अधिक व्यय करना पड़ेगा। और जो सप्तम राशि है वह मिथुन बनती है, तो यह एक समन्वय स्थापित करने वाली यहाँ पर राशि होती है, यानी कि यहाँ पर विवाह किया जा सकता है। मकर राशि की बात की जाए तो षष्ठ भाव से संबंध रखने वाली राशि मिथुन राशि होती है, और अष्टम भाव से संबंध रखने वाली जो राशि है वह सिंह बनती है, तो यह उपयुक्त नहीं है। द्वादश भाव से संबंध रखने वाली जो राशि है वह धनु बनती है, तो मिथुन सिंह और धनु से इनका विवाह नहीं होना चाहिए। साथ में कर्क से भी विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और शनि का दोष लगता है। यह शनि और चंद्र से मिला करके यहाँ पर विष योग बन जाता है। कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक दोष आ ही जाता है। कर्क राशि उनके षष्ठ भाव से संबंध रखती है, वहीं जो अष्टम भाव से संबंध रखने वाली राशि है वह कन्या बनती है, और द्वादश भाव से संबंध रखने वाली राशि मकर बनती है। तो कर्क कन्या मकर से यहाँ विवाह उपयुक्त नहीं है, साथ में सिंह से भी उपयुक्त नहीं होगा। मीन राशि की बात की जाए तो रोग ऋण शत्रुता देने का काम करने वाली जो राशि है वह सिंह बनती है, और अष्टम भाव का संबंध रखने वाली जो राशि है वह तुला बनती है। वहीं पर द्वादश भाव से संबंध रखने वाली जो राशि है वह कुंभ बनती है। तो यहाँ पर सिंह राशि यानी कि मीन राशि वालों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनका विवाह सिंह से ना हो, तुला से ना हो और कुंभ से ना हो। तो यहाँ पर यह देखना, और जो कन्या राशि के साथ उनका विवाह होता है तो वह पहला और सप्तम भाव से संबंध रखने वाला संबंध होता है, तो यह बहुत ही हितकर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कि ये जो राशियों का प्रभाव है, यानी कि राशि आपकी छठी राशि नहीं होनी चाहिए, आपकी अष्टम राशि नहीं होनी चाहिए, आपकी द्वादश राशि नहीं होनी, ये तीन का यहाँ पर विशेष महत्व है। द्वितीय भाव में वाद विवाद होता है लेकिन संबंध टूटता नहीं है, चलता रहता है किसी ना किसी प्रकार से। तो यहाँ पर देख तो आप लोग यह भी सोचेंगे कि आखिर हमें किस राशि से करना चाहिए विवाह। तीसरी और एकादश भाव से संबंध रखने वाली जो राशि है उससे आप विवाह कर सकते हैं, चौथी और दशम से कर सकते हैं, पंचम और नवम राशि के साथ भी आप विवाह कर सकते हैं। पहली और जो सातवीं राशि है उसमें सिंह राशि और कर्क राशि, यानी कि जो संबंध है चंद्रमा और शनि का, साथ में संबंध है सूर्य का और शनि का, इस संबंध को विशेष रूप से समझना होगा, समझ करके ही विवाह करें। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो उपयुक्त संबंध आपको समझ में आ गए होंगे, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरी इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके जो भी आपके प्रश्न है, यह बार बार आ रहा था कि विवाह के लिए उपयुक्त राशि कौन सी होनी चाहिए, तो यह जो मेरी जो जिनकी जानकारी है, जितना मुझे पता है, जितना आप लोगों ने पूछा है, उसके अनुसार राशि के अनुसार आप इस तरीके से अगर आप पूरे एपिसोड को देखें तो आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सी राशि के साथ यहाँ पर विवाह करना चाहिए। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।